किसी भी सप्लाई में फॉल्ट का कैसे पता करें, यानी कि कोई भी सप्लाई आपके पास डेड पड़ी है या फिर वो शॉर्ट हो रही है तो उसके फॉल्ट का हम कैसे पता कर सकते हैं। इस टॉपिक पर और इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोगों ने की थी, तो फाइनली वो वीडियो मैं आज लेके आ गया हूँ। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप 100 में से 100% सीख कर ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ मेरे सिखाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। और ज़रूरी नहीं कि आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कोई भी आपने ऐसी पुस्तक पढ़ी हो। बस आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होगी तो भी आप इस सर्किट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। वैसे मैं इस सर्किट का यहाँ पर डेमो दूंगा। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी एसएमपीएस सर्किट है, मोबाइल चार्जर है या फिर कुछ भी है, कोई भी चीज़ अगर आपके पास ख़राब पड़ी है, यानी कि कोई भी सर्किट आपके पास ख़राब पड़ा है, इस वीडियो को देख के आप उसे सॉल्व या फिर रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा बातें न करते हुए सिर्फ एक चीज़ आपसे कहूँगा, ये वीडियो आपने लाइक ज़रूर करनी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को बना रहा हूँ और इस वीडियो का लाइक एम रखता हूँ 500 लाइक का। मुझे पता है आप लोग इस टारगेट को भी तोड़ देंगे और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूनिक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर इस सर्किट को रिपेयर करने से पहले आपसे एक छोटी सी चीज़ कहूँगा। सर्किट कभी भी ख़राब होता है तो उसमें आपका सर्किट में कोई एक कंपोनेंट या फिर दो कंपोनेंट की वजह से ही आपका सर्किट ख़राब होता है। कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, अगर ये चीज़ें आपको मालूम हो जाए तो आप किसी भी सर्किट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। हर कंपोनेंट का अलग अलग वर्किंग मेथड होता है, जैसे कि डायोड का अलग मेथड है, कैपेसिटर का अलग मेथड है, इंडक्टर का अलग मेथड है, रेजिस्टेंस का अलग, पीएफ का अलग। और हर कंपोनेंट का अपना अपना अलग अलग काम होता है। और आईसी का अपना काम है, ट्रांजिस्टर का भी अपना काम है, ऑप्टो कपलर का अलग अपना काम होता है। तो सभी कंपोनेंट्स जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, जितने भी कंपोनेंट्स अभी बताए मैंने यहाँ पर लगे हुए हैं। बस वैल्यू सभी की अलग अलग हो सकती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग, पीएफ की, और ट्रांसफॉर्मर कितना यहाँ पे स्टेप डाउन कर रहा है। तो ये सब इसके जो सर्किट बोर्ड आपका बनता है इसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। और जो सर्किट बोर्ड में मेन काम होता है वो मेन काम होता है आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आईसी लगी हुई है। जरूरी नहीं कि किसी एसएमपीएस में आईसी लगी हो, किसी किसी में आप ट्रांजिस्टर को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने आपको बता दिया आईसी का मेन काम है, तो आईसी से पहले ये फालतू के कंपोनेंट क्यों लगे हैं, आपके मन में यही आ रहा होगा। देखिए, ये फालतू के कंपोनेंट नहीं है। आईसी को कभी भी प्योर वोल्टेज या फिर प्योर करंट की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमें मेन से जो AC 220 वोल्ट होती है उसे DC करने के लिए कुछ डायोड लगे होते हैं। उसको और ज़्यादा प्योरिटी देने के लिए वहाँ पर फिल्टर के लिए कैपेसिटर वगैरह लगे रहते हैं, इंडक्टर लगे रहते हैं, जो उसमें स्पाइक्स वगैरह आते हैं, जो उसमें वोल्टेज अप डाउन होती है। सभी को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट लगते हैं और प्योर वोल्टेज आपकी IC तक पहुँचती है। फिर उसके बाद वो स्विचिंग करके ट्रांसफॉर्मर को देता है और ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन करके, SM ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन करके वो आउटपुट मतलब यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्शन को देता है। उससे पहले आपको एक चीज़ बताना भूल गया, एसएमपीएस सर्किट के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन में हाई वोल्टेज होती है और उसे मैंने आपको वर्किंग मेथड बता दिया ना, आईसी वगैरह पूरा ट्रांसफॉर्मर को देता है, फिर ट्रांसफॉर्मर उसको सेकेंडरी सेक्शन में देता है। एसएमपीएस सर्किट में जो दूसरा सेक्शन रहता है सेकेंडरी सेक्शन, तो उसमें आपको बिल्कुल भी हाथ लगाने पे करंट नहीं लगता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन को अलग करता है आपका ट्रांसफॉर्मर। और वहाँ पर देखिए, ट्रांसफॉर्मर का जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा स्ट्रक्चर उसका, उसके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग होती है। बस वहाँ पर एक मैग्नेटिक वेव क्रिएट होती है और प्राइमरी सेक्शन से सेकेंडरी सेक्शन के कॉइल पर उसके जो है वोल्टेज एक तरंग के माध्यम से जाती है। ठीक है, इसका भी वर्किंग मेथड मैंने बताया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है। उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगी, तब जाके आपका सेकेंडरी सेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए आपको वैसे भी अभी बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्मर के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, एक जल्दबाजी में अभी बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपका प्राइमरी सेक्शन, ठीक है, 220 वोल्ट यहाँ से इनपुट होती है। यहाँ पर आपका लाइव और ये न्यूट्रल आपकी इनपुट हुई और यहाँ से आपका लाइव और न्यूट्रल निकलेगी स्टेप डाउन होके, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज किया है तो एसएमपीएस सर्किट में जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं सभी स्टेप डाउन के लिए यूज होते हैं। और इस सर्किट में आपको आउटपुट लगभग 3 या 4 मिलती है, 5 वोल्ट, 24 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट। तो इस ट्रांसफॉर्मर में जो वाइंडिंग होती है वो देखिए इस तरीके से होती है। देखिए यहाँ पर आपको
एक आपका न्यूट्रल करेगा, बाकी आपका 5 वोल्ट, बाकी 24 वोल्ट, मतलब इस हिसाब से उसको पूरा डिज़ाइन किया जाता है उस ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेक्शन का, देखिए प्राइमरी सेक्शन का सेकेंडरी सेक्शन से बस इतना लिंक होता है, वहाँ पर एक बीच में एक वेव के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। जो आपका करंट या फिर वोल्टेज जो भी रहता है वो एक वेव के माध्यम से यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। बाकी यहाँ पर दोनों अलग अलग होते हैं। इसको समझने के लिए ये चीज़ आपके ज़रूर समझ में आई होगी। और वहीं पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में यहाँ पर एक ये लगा होता है, क्या, ऑप्टो कपलर। ठीक है, या फोटो कपलर भी काफ़ी सारे लोग इसे कहते हैं। इसके वर्किंग मेथड को भी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया एक वीडियो में। इस वीडियो के एंड पे वो वीडियो दे दूँगा। तो इस जो आपका एक आम भाषा में समझाऊँ मैं, जो आपका ऑप्टो कपलर होता है, ठीक है, ऑप्टो कपलर होता है, इसमें भी आपका जो 1 2 3 4 4 लेग होती हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4 लेग होती हैं। यहाँ पर 1 और 2 लेग अलग होती हैं और 3 और 4 लेग अलग होती है। इनके बीच में एक फोटो ट्रांजिस्टर और एक एलईडी लगी होती है, जिसके माध्यम से, मतलब एक रेज के माध्यम से ये एक्टिवेट होती है। मतलब प्राइमरी सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन को एक्टिवेट करता है। इसका भी वर्किंग मेथड आप जरूर देखिएगा। अब ये 2 चीज़ें आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दी हैं। बाकी जो कंपोनेंट हैं उनके काम आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कैपेसिटर का काम फिल्ट्रेशन के लिए, और ये डायोड का काम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन के लिए, मतलब AC को DC में चेंज करने के लिए। और यहाँ पर जो अब देख रहे नहीं, ये है आपका कॉइल। कॉइल का काम होता है जो आपके AC में कुछ स्पाइक्स होती हैं उसको ख़त्म कर देता है ये कॉइल। ठीक है, इस कॉइल के भी जो काम होते हैं आपको मैंने बता दिए, और बेसिक्स इसके जानने के लिए उसकी भी वीडियो मैं दे दूंगा। सभी की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, इसके बाद आप अच्छी तरीके से इसको रिपेयर करना सीख जाएंगे। बाकी इसमें मैं बता दूंगा रिपेयर कैसे करते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स के बारे में जिन्हें जानकारी नहीं है वो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। बाकी कैपेसिटर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। यहाँ पर एक देख रहे हैं बॉक्स टाइप, और यहाँ पर एक पीको आपका ये नैनोफेराड 104 नंबर का कैपेसिटर लगा हुआ है लाल रंग का। ये नीला वाला ये भी कैपेसिटर है, ये नीला वाला ये भी कैपेसिटर है। ये आपको पता ही होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं ये वाला कैपेसिटर। और यहाँ पर कैपेसिटर की बात करें, नॉर्मली इतने टाइप के यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं, और भी बहुत सारे टाइप के कैपेसिटर लगे होते हैं सर्किट में। वो सभी के सभी फिल्ट्रेशन के लिए लगे होते हैं। तो कभी भी प्राइमरी सेक्शन में फॉल्ट आता है तो आपने यहाँ पर सिंपल देखिए 2 पार्ट बने हुए ना, किसी भी SMPS के 2 पार्ट बने होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आपको प्राइमरी सेक्शन यानी कि 220 वोल्ट जहाँ से आप इनपुट कर रहे हैं, वहाँ से ट्रांसफार्मर तक के जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये वाले, ठीक है, इनको सभी को चेक करना है। अगर आपका ट्रांसफार्मर तक की लाइन ठीक है, आपका जो प्राइमरी सेक्शन है बिल्कुल ओके है, और आउटपुट में मतलब यानी कि सेकेंडरी सेक्शन में कुछ वोल्टेज गड़बड़ा के वह दे रहा है, यानी कि 5 वोल्ट नहीं दे पा रहा है, यानी कि और कुछ वोल्ट नहीं दे पा रहा, तो आपने सेकेंडरी सेक्शन के कंपोनेंट्स से चेक करने होंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर जो सर्किट बोर्ड है उसमें प्राइमरी सेक्शन में गड़बड़ी है, तो उसे कैसे रिपेयर करें। दोस्तों हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा लंबी लग रही हो या फिर समझ से परे हो, लेकिन मेरे जो बताने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है। मैं ये सोच के नहीं बनाता कि कोई मैकेनिक देखे, मैं ये सोच के बनाता हूँ जो नया बंदा देखता है तो वो आसानी से समझ सके। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से रिपेयर करना आ जाएगा, और उसके लिए बेसिक्स समझना ज़रूरी है, इसलिए वो बेसिक्स मैं यहाँ पर क्लियर करते जा रहा हूँ। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स को चेक करने का मेथड क्या होता है। देखिए सिंपल भाषा में आपको बताऊँ, डायोड को चेक करने का मेथड और रेजिस्टेंस को और कैपेसिटर को चेक करने का मेथड आपको मालूम होना चाहिए। एक मोटे मोटे तौर पे बताऊं, जब भी आप डायोड को चेक करते हैं तो एक तरफ से वैल्यू आती है और एक तरफ से कोई भी वैल्यू नहीं आती है। फिलहाल यहाँ पर मैं प्राइमरी सेक्शन के कंपोनेंट्स को चेक करने की एक बात करूँ एक बेसिक रूप से, तो डायोड में एक तरफ से वैल्यू आती है वो ओके होता है। अगर दोनों तरफ से वैल्यू आती है और दोनों तरफ से वो बीप करके यहाँ पर कंटिन्यूटी में कुछ भी देता है, समझ लीजिए आपका डायोड ख़राब है। लेकिन आपने कंफर्मेशन के लिए किसी भी कंपोनेंट को बोर्ड पे लगे लगे जब चेक किया है, आपको कंफ्यूज हो रहे हैं भाई इसमें तो ये चीज़ शॉर्ट हो रही है, तो उस कंपोनेंट को बाहर निकाल के चेक करना है। अगर लगे लगे चेक करते हैं तो आपको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि भाई वो कंपोनेंट ख़राब है कि सही है। वो सब आपको अभी सीखने के लिए मिलेगा प्रैक्टिकली। फिलहाल बेसिकली अभी यहाँ पर मैं आपको एक बता रहा हूँ ये कंपोनेंट के काम कैसे होते हैं। डायोड का मैंने क्लियर कर दिया, बीप मार रहा है तो ख़राब है, और कुछ ना कुछ वैल्यू एक तरफ से दे रहा है तो समझ लीजिए वो ओके है। दोनों तरफ से वैल्यू नहीं देना चाहिए। ये आपको अभी डायोड को भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी डायोड पड़ी हैं, इनमें से एक डायोड निकाल लेता हूँ।
ये रेक्टिफायर के लिए यूज होती है IN4007, इसमें लगी हुई है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो IN4007 ही हो, वो 5408 5399 भी हो सकती है, ठीक है। इसमें भी एम्पियर का हिसाब होता है। इसकी वीडियो भी मैंने कंप्लीट अच्छी तरीके से मैंने बनाई है ताकि आप लोग समझ सकें, उसकी भी लिंक मैं ज़रूर दे दूँगा। अब यहाँ पर इसे चेक करने की बात करें, आपको डायोड का यहाँ पर चेक करने का मेथड बताऊंगा, फिर सर्किट बोर्ड में आपको बताऊंगा। इसे हम रखते हैं कंटिन्यूटी की रेंज पे। ये मल्टीमीटर हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग पीले वाले मल्टीमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस मल्टीमीटर को कुछ दिनों पहले मैंने परचेज़ किया था, उसकी लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर इसको कंटिन्यूटी की रेंज पे जब भी आप चेक करते हैं तो डायोड का एक सिरा और एक सिरा आप दोनों प्रोब्स पे रखेंगे। देखिए कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, लेकिन उल्टे तरफ से कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, इसका मतलब डायोड ओके है। अगर डायोड को चेक करने पर आपका दोनों तरफ से इस तरीके से बिहेव करता है, समझ लीजिए आपका डायोड खराब है। यानी कि दोनों तरफ से या तो कंटिन्यूटी या फिर वैल्यू नहीं आनी चाहिए। वैल्यू जब भी आनी चाहिए एक ही तरफ से आनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। डायोड हमेशा फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, इसमें करंट आगे को फ्लो होता है, पीछे को नहीं, इसलिए एक तरफ से वैल्यू देता है, एक तरफ से नहीं देता है। अब बात करें हम रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस कोई भी वैल्यू की हो सकती है, ठीक है। सिंपल से एक आसान तरीके से समझाने के लिए मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लूँगा। आप सर्किट बोर्ड पे जब भी सारे कंपोनेंट चेक करते हैं तो एक एक करके चेक करेंगे। आपने डायोड चेक की, रेजिस्टेंस भी चेक करनी है। अब रेजिस्टेंस जब भी चेक करते हैं सबसे पहले उसकी कलर कोडिंग आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आता है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और रजिस्टर कलर कोड करके एक ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें कलर कोड डालेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वहाँ पर बता देगा आपको, सिंपल तरीके से वहाँ पर बता देगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मल्टीमीटर से चेक कैसे करें। रेजिस्टेंस के मोड पे अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बजर का मोड भी रेजिस्टेंस का है, यहाँ से जस्ट ऊपर यहाँ पर 200 एम तक ये रेजिस्टेंस का मोड है। अब पीले वाले मल्टीमीटर में भी आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस का मोड कौन सा है, ये है रेजिस्टेंस का मोड। यहाँ से बीप रेंज पे आप कम वैल्यू के रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं और 200 से लेके 2000 तक आप यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये भी आपको बता दिया। अब सिंपली मैं यहाँ पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करूँगा। अब देखिए सर्किट, वो तो मैंने आपको सर्किट बोर्ड में, ठीक है, सर्किट बोर्ड पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसे चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए सर्किट बोर्ड पे लगा हुआ है तो इसकी हम चेकिंग कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, उसको थोड़ा सा आपने बढ़ाना है और अभी भी वैल्यू नहीं दे रहा है, और बढ़ाना है, अभी भी वैल्यू नहीं दे रहा और बढ़ाना है, वैल्यू नहीं, हाँ अब वैल्यू आ रही। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ओके है और इसकी जो भी वैल्यू रहेगी वो दिखा देगा। अब कभी भी टेस्टिंग में अगर रेजिस्टेंस कोई भी वैल्यू नहीं दिखाता अपने मोड पे, समझ लीजिए आपका रेजिस्टेंस खराब है। उसकी जगह पे आपने रेजिस्टेंस चेंज करनी है और चेंज क्या करनी है, वहाँ पे जो भी कलर कोड लगेगा वो आप चेक लीजिए। अगर किसी कंडीशन में आपका सर्किट बोर्ड में रेजिस्टेंस जल जाती है तो वैसे ही सेम सर्किट बोर्ड पे आप देखिए कौन सा रेजिस्टेंस लगा, आप डाल दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, अब वो उसको चेक करना है। एक एग्जाम्पल के लिए अभी मैं सीरियल वाइज चलूँगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको चेक करके दिखाऊं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू दे रही है ना, इसका मतलब ये हमारी ओके है। तो वो रेजिस्टेंस और वो रेजिस्टेंस सेम थी, इसलिए यहाँ पर ये 9 कितना के मतलब 9 किलो ओम्स की, 9.5 10 किलो ओम्स के आसपास की है बता रही है, यानी कि 10 के की है रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू दे रही है। मान लीजिए अगर वैल्यू नहीं देती, समझ लीजिए आपकी रेजिस्टेंस खराब है। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर को चेक करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर बजर की रेंज पर रख लेना है। इस मल्टीमीटर का यूज़ कर रहे हैं तो कैपेसिटर को इस मोड पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर F लिखा हो ना, इस मोड पे चेक कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने बनाई है, उसको भी देख लेना। जितने भी इससे रिलेटेड वीडियो होंगी सभी देख लेना, सभी क्लियर कर लेना, आपको बहुत सारी जानकारी उसमें मिल जाएंगी। अब बजट की रेंज पे हमने इसको रख लिया है और कैपेसिटर को इसमें चेक करना है। एक चीज़ आपको बता दूँ, कैपेसिटर अगर बिल्कुल ओके होता है तो वहाँ पर कोई भी वहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखाता और कोई भी वहाँ पर आपको ऐसा कोई आपको हाफ शॉर्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यानी कि कैपेसिटर को आप चेक करते हैं तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा भी सकता है और नहीं भी दिखा सकता। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में नेगेटिव एंड पॉजिटिव में पॉजिटिव हम रखा लेते हैं। देखिए कोई भी वैल्यू, थोड़ा सा वैल्यू दिखाने के बाद वो वैल्यू डाउन कर लिया उसने, इसका मतलब चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो ये जो कंडीशन है कैपेसिटर की ओके कंडीशन है। उल्टे करके चेक करें तो यहाँ पर देखिए ये भी कुछ वैल्यू दिखा के आपका डाउन हो सकता है। हाँ कुछ बीप शुरुआत में दी, उससे आप घबराएं नहीं, लेकिन अगर कैपेसिटर खराब होगा तो इस तरीके से बीप मारेगा, वो दोनों पिन में इस तरीके से बीप मारेगा। वो तो मैंने खराब कैपेसिटर की बात बता दी। यहाँ पर ओके कैपेसिटर है तो कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। हाँ वैल्यू दिखाने के बाद थोड़ा सा वैल्यू आपको डाउन
हो जाएगी या फिर 0 में आ जाएगा, ठीक है। ये कैपेसिटर के अच्छे होने की कंडीशन होती है, बस बीप नहीं मानना चाहिए। वीक होने के बाद, अगर वीक है तो आप वीक है तो उसको चेंज कर लो। वीक होने पर कैसे पता चलेगा कि भाई वीक है, ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ। इस मल्टीमीटर में वीकनेस का पता कैसे करें, इस मल्टीमीटर में यहाँ पर इस कैपेसिटर की वैल्यू देखनी है 82 UF यानी कि माइक्रोफैरड। तो 82 माइक्रोफैरड में 200 पे रखते हैं और यहाँ पर इस रेड प्रोब को हम रखेंगे इस जगह पे। तो कैपेसिटर की जो फैरड है वहाँ पर कितना आ रहा है वो बता देगा आपको। देखिए वहाँ पर बता देगा कितने फैरड का है, तो कितना है 86 82 की जगह यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है कैपेसिटर ओके। अगर वीक रहेगा तो आपको कोई भी फैरड नहीं बताएगा। अब हर किसी के पास ये मल्टीमीटर संभव तो नहीं है कि हो, जिसके पास है वो चेक कर सकते हैं, जिसके पास नहीं है तो इसमें सॉर्टिंग चेक कर लें। सॉर्टिंग आ रही तो फेंक के नया वाला डाल दें कि जो इस वैल्यू का हो, जो इस माइक्रोफैरड का हो। हाँ, एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, कैपेसिटर को जब भी चेंज करते हैं वहाँ पर वोल्टेज और माइक्रोफैरड ज़रूर देख लें। वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा के ले सकते हैं, वोल्टेज घटा के मत लीजिए। 100 वोल्ट का वहाँ पे मेंशन है, तो 100 नहीं है तो आप 150 का डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 200 का डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 की जगह आपने थोड़ा सा नीचे का डाल दिया वो कैपेसिटर फट सकता है। माइक्रोफैरड आप थोड़ा सा ऊपर नीचे बढ़ा घटा सकते हैं। 82 है तो 100 वहाँ पे कर सकते हैं, इतना आपने ध्यान देना है। अब 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, डायोड, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, इन्हीं से मिलकर आपका सर्किट तैयार होता है। अब बात करें यहाँ पे इंडक्टर कॉइल की। इंडक्टर कॉइल, चलिए इंडक्टर कॉइल को भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2 पार्ट हैं इंडक्टर कॉइल के। ये सीधे यहाँ पर इस तरीके से यूज हो रही है। आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, यहाँ से ये देखिए, ये इंडक्टर कॉइल आपकी यूज हो रही है। ये आपकी लाइव वायर, ये आपकी न्यूट्रल वायर। ये आपका लाइव न्यूट्रल, ये चलेगी आपका कहाँ पर, रेक्टिफायर के लिए, लाइव और न्यूट्रल। ये आपके इंडक्टर का एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट। देखिए इंडक्टर AC में जो स्पाइक्स आते हैं उसको ख़त्म कर देती है। अगर इंडक्टर आपकी ख़राब होगी तो ये ब्रेक होने के बाद आपका यहाँ पर और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं देगी। अगर दोनों पार्ट इसके ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं देगी। इंडक्टर हमेशा यहाँ पर आपकी किस में लगती है, सीरीज में लगती है। तो सीरीज में लगती है तो इंडक्टर क्या करनी चाहिए, इस तरीके से बीप मारनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पर इसको मैंने गलत यूज किया है। तो इंडक्टर हमेशा यहाँ पर इस तरीके से बीप मारनी चाहिए। इंडक्टर कोई सी भी हो सकती है, इंडक्टर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। तो इंडक्टर आपका ड्रम टाइप की भी हो सकती है, आपका इस टाइप की भी, और ट्रांसफार्मर की शेप में भी हो सकती है। आप लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाएंगे कि वो भाई इंडक्टर है या फिर वो ट्रांसफार्मर। इस पर भी एक मैं वीडियो कंप्लीट ले आऊँगा, उसको भी देख सकते हैं। फाइनली मैंने बेसिक्स आपको क्लियर करवा दिए हैं। बाकी जो मैंने कैपेसिटर का आपको बताया था ना, इस वाले कैपेसिटर को चेक करके भी बताया था ना, तो वैसा ही उसमें थ्योरी इन कैपेसिटर के भी पर भी लागू होती है, इस पर और इस पर भी लागू होती है, ठीक है। ये नीले वाले कैपेसिटर पे कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। बीप मार रहे हैं तो समझ लीजिए कैपेसिटर आपका ख़राब है। कोई सा भी हो कैपेसिटर, वो ख़राब है, बीप नहीं मारना चाहिए। बस टोटल मिला के, कुल मिला के ये आपको बता दिया मैंने। काफ़ी सारे लोगों को सर्किट बोर्ड नया देखते हैं तो पता नहीं चल पाता कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छी बात है, जो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही हार्ड ये चीज़ होती है। तो मैं एक छोटा सा हिंट देके उन्हें बताऊं। देखिए डायोड के बगल में हमेशा D लिखा होता है, जो भी डायोड होती है उसके बगल में D लिखा होता है, ठीक है। D, ये डायोड है ना, इसके बगल में D लिखा है। ये कॉइल है, कॉइल के बगल में LF यानी कि L भी लिखा हो सकता है, यानी कि LF भी लिखा हो सकता है, L भी लिखा, कॉइल के जस्ट बगल में। कॉइल कैसे भी टाइप की हो सकती है। एक हिंट देने के लिए आपको यहाँ पर ये कॉइल दिखाता हूँ, ठीक है। ये भी कॉइल है तो इसके बगल में L लिखा हुआ है। देखिए इसकी शेप अलग है। कंपोनेंट्स के बगल में जो भी कोडिंग लिखी है उससे आप पता कर सकते हैं वो कंपोनेंट क्या चीज़ है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया। अब रेड वाले को मैंने कैपेसिटर बोला, 104 नंबर को कैपेसिटर बोला, तो भाई इसको कन्फर्मेशन करने के लिए इसके बगल में C लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये कैपेसिटर है। रेजिस्टेंस के बगल में R, डायोड के बगल में D, IC के बगल में IC और इस कैपेसिटर के बगल में C लिखा हुआ है। फ्यूज के बगल में देखिए, अंदर देखिए, वो देखिए फ्यूज लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये है फ्यूज। और वहीं पर और भी थोड़ा सा बेसिक्स में क्लियर करवाऊँ, जो जेनर डायोड होती है उसके बगल में Z लिखा होता है, Z, ठीक है। Z भी लिखा हो सकता है, ZD भी लिखा हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इसके फॉल्ट को ढूंढेंगे। वैसे ये बेसिक समझाने में मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट मेरे यहाँ पर आपको लग गए होंगे, ठीक है। और जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ में क्या आएगा। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया था ये वीडियो मैकेनिक्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं। अब बात करें हम फॉल्ट की। मैंने सभी कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया कि वो फॉल्ट होने के पर कैसा बिहेव करते हैं, ओके होने पर कैसा बिहेव करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ से 220 वोल्ट हमारी इनपुट जब होती है, हम इसको ऑफलाइन में चेक करेंगे।
220 यहाँ पर वोल्ट हमारी इनपुट होती है। और उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपके प्राइमरी सेक्शन में सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल ओके हैं, कहीं पर भी फॉल्ट नहीं आ रहा, आपने सारे कंपोनेंट निकाल के भी चेक कर लिए, उसके बाद लास्ट स्टेप होता है हमारा आईसी का। आईसी को निकाल लीजिए और नई वाली डाल दीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। आईसी नहीं है तो ट्रांजिस्टर तो लगा ही होगा, ठीक है, उसको भी निकाल लीजिए। ट्रांजिस्टर नहीं है तो मॉसफेट होगा, मॉसफेट को निकाल लो, और अगर उसमें ट्रैक वगैरह जो भी इस्तेमाल हुआ है उसको निकाल लो। सारे कंपोनेंट सही हैं तो इसका मतलब ट्रैक या मॉसफेट वॉसफेट जो भी इसमें यूज है वो आपका ख़राब है। यही नहीं, कोई भी आपका सर्किट बोर्ड हो उसमें भी ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर हमें सब कुछ स्टार्टिंग से चेक करना होगा। इसमें फॉल्ट क्या है ये बता दूं, ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। अब डेड कंडीशन में है तो किस जगह पे फॉल्ट है हमें वो ट्रेस करना है। सबसे पहला जो काम होता है हमारा फ्यूज़ को चेक करने का होता है। तो यहाँ पर जो फ्यूज़ इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर फ्यूज़ को हमने चेक करना है। ये बजर के रेंज में सेट है, बिल्कुल ओके है। अब फ्यूज़ को हम चेक करेंगे तो फ्यूज़ पता ही है भाई, फ्यूज हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू दिखा गया, यानी कि फ्यूज जब भी आपको चेक करेंगे तो आप इस तरीके से बीप आपको सुनाई देगी और कुछ ना कुछ ओम्स वहाँ पर दिखा सकता है, यानी कि फ्यूज हमारा हमेशा सीरीज में लगता है। ये देखिए फ्यूज हमारा ब्रेक है, इसका मतलब फ्यूज में गड़बड़ी है। अब होता क्या है ना, फ्यूज ब्रेक क्यों हुआ, दो कंडीशन होती हैं। एक तो फ्यूज आगे सर्किट में गड़बड़ी की वजह से ब्रेक होता है, दूसरा फ्यूज कभी भी अचानक से ओवर वोल्टेज आने पे अचानक से ब्रेक हो जाता है। दो कंडीशन। ज़्यादातर जो फ्यूज़ ख़राब होता है सर्किट में प्रॉब्लम की वजह से फ्यूज आपका ख़राब होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक बार आपको सीरीज़ में ये आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ। फ्यूज़ को हटा लिया है मैंने और यहाँ पर AC 220 वोल्ट के यहाँ पर हम कनेक्शन दे देंगे, एक यहाँ पर देंगे और दूसरा यहाँ पर ना देने के बजाय फ्यूज़ के पार में देंगे, क्योंकि अब हमने फ्यूज़ तो हटा लिया, फ्यूज़ ब्रेक हुआ था, फ्यूज़ के पार में हम दे देंगे। तो इसको उल्टा करता हूँ जस्ट, और यहाँ पर AC 220 वोल्ट के वोल्ट देके देख लेता हूँ। लेकिन हमें करना है ये सब काम सीरीज़ में, ठीक है, पैरेलल पे नहीं करना, ये सब काम हमें सीरीज़ में चेक करना है। यहाँ पर देखेंगे और मैंने इसको चलिए ऑन कर लिया है, तो यहाँ पर सीरीज़ बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पर इस कनेक्टर में हमने एक तरफ देना है और दूसरा इस फ्यूज़ के पार में देना है। तो देखिए यहाँ पर ये फुल्ली शॉर्ट बता रहा है। क्यों बता रहा है, तो फ्यूज ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि आगे कुछ ना कुछ आगे फुल शॉर्टिंग है। अब किस जगह शॉर्टिंग है, किस कंपोनेंट में शॉर्टिंग है, ये हमें देख कर ही पता चलेगा या फाइंड करके ही पता चलेगा। बेसिक्स बता ही दिए हैं कि आप कंपोनेंट्स को चेक करेंगे तो कैसा बिहेव वो करता है। अब इसे हम शुरुआत से ट्रेस करेंगे, इसमें फॉल्ट किस जगह पे है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से और यहाँ से आपका लाइव और इनपुट होता है। अब यहाँ से यहाँ तक आपका फ्यूज लगा हुआ है, अब शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फ्यूज लगा हुआ है, वह फ्यूज तो उड़ चुका है, तो यहाँ से हम ट्रेस करेंगे। ये देखिए ये आ गया यहाँ पर आ गया। तो आपका ये जा रहा है, आपका एक जा रहा है आपका इस कैपेसिटर में, ये कौन से पीले वाले, एक लाइव वायर कैपेसिटर पे, दूसरा इस कनेक्टर के यहाँ से आ गया, तो दूसरा जा रहा है इसमें कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर कभी भी जो कैपेसिटर यूज होता है वो लगता है आपका लाइव और न्यूट्रल पर, पैरेलल पे, ठीक है, पैरेलल पे लगता है, सीरीज पे कैपेसिटर नहीं यूज होता है। हाँ, ऑडियो बोर्ड पे सीरीज में भी आपको कैपेसिटर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन जो आपका SMP सर्किट है उसमें आपका यहाँ पर पैरेलल पे लगा हुआ है, डायरेक्ट लाइव और न्यूट्रल में, ताकि उसको वो फिल्टर कर सके। तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इंडक्टर कॉइल के माध्यम से, यहाँ से आ जा रहा है इंडक्टर कॉइल के माध्यम से, यानी कि इंडक्टर कॉइल के दो पार्ट है, तो इसे हमें चेक करना है। तो एक पार्ट को ऐसे चेक कीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक, इसमें देखिए ये ओके है, दूसरा पार्ट चेक करना है, ये ओके है। इंडक्टर कॉइल हमेशा शॉर्टिंग देगा आपको, शॉर्टिंग बोले तो कुछ ना कुछ वहाँ पर फुल्ली वहाँ पर बीप आपको देगा, ख़राब होने पर वहाँ पर कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी बीप नहीं देगा उसको, वो मैंने पहले क्लियर आपको डायग्राम के माध्यम से बता दिया है। तो इंडक्टर कॉइल हमारी ओके है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये 4 डायोड हैं। इंडक्टर कॉइल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 ये डायोड लगे हुए हैं, रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो रेक्टिफिकेशन के लिए यहाँ पर रेक्टिफायर लगा हुआ है ताकि हमारा AC DC बन सके। अब यहाँ पर एक एक करके हमने डायोड को चेक करना है। जैसे कि फर्स्ट वाली डायोड को हमने चेक करना है, ये शॉर्ट आ रहा है, ये शॉर्ट आ रहा है, ये शॉर्ट आ रहा है और ये शॉर्ट आ रहा है। इसका मतलब ये डायोड हमारी ख़राब है, बिल्कुल नहीं है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया था कि अगर आपको सर्किट बोर्ड पे लगे कोई भी चीज़ शॉर्टिंग बता रही है तो आप उसको 100% शॉर्टिंग नहीं मानेंगे। तो अब हमने करना क्या है, एक डायोड की लेग को निकाल के हमने चेक करना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में
एक डायोड की लेग को मैं फ्री करके एक बार कंफर्म कर लूँगा कि भाई डायोड हमारी शॉर्ट है या फिर नहीं है। तो एक डायोड की हमने लेग निकाल के बाहर चेक करने ली है, तो ये हमारी निकल चुकी है। एक लेग भी निकाल लेते हैं तो आप उससे कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि अब सर्किट बोर्ड से एक लेग का कनेक्शन हट चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर इस डायोड को मैं चेक करता हूँ, तो तभी पता चल पाएगा कि ये शॉर्ट है या फिर ओके है। तो इसका मतलब ये डायोड हमारी शॉर्ट है, फुल शॉर्ट बता रही है। तो ये डायोड को हमने निकाल के बाहर कर लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में इस डायोड को निकालेंगे और बाहर कर लेंगे। अब लगे हाथ एक बार दूसरी डायोड को भी चेक कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं, एक डायोड को निकालने के बाद शॉर्टिंग ख़त्म हमारी। अब शॉर्टिंग इसमें आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो इसका मतलब अभी इसमें शॉर्टिंग आ रही है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए कंफर्म करने के लिए इसको भी निकाल लेते हैं। और इस डायोड को चेक करवा के नहीं दिखाया मैंने आपको, सॉरी, इसको भी चेक करवा के ख़राब डायोड क्या यहाँ पर बिहेव करती है वो आपको दिखाना ज़रूरी है, ताकि आप लोग समझ सकें और सीख सकें। एक वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। आई होप कि आपने वीडियो अभी तक लाइक कर ली होगी। ये है आपके डायोड ख़राब है, उल्टे तरफ ख़राब है। जब डायोड सही होती है तो आपको बताया था मैंने क्या होता है, एक तरफ से वैल्यू देती है, बीप नहीं मारती। ये डायोड ख़राब है। और यहाँ पर तीसरी डायोड यानी कि ये वाली भी यहाँ पर शॉर्टिंग बता रही है, तो इसको भी हमने अलग कर लेना है। तो चलिए इसको भी जल्दी से हम अलग कर लेते हैं। तो ये डायोड भी हमारी अलग हो चुकी है और उसकी लेग को भी हम फ्री कर लेते हैं। अब इस डायोड को भी हम चेक करेंगे। तो दो डायोड हमारी निकल चुकी हैं और इसको हम चेक करेंगे। ये ख़राब है, ये भी ख़राब है, ठीक है। इसको फेंको साइड पे। और अब डायोड को चेक करो, दो डायोड बची हैं। एक को तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया था, ये ठीक है, और दूसरी तरफ से वैल्यू नहीं दे रही, बिल्कुल ओके है। अब इसको चेक कर, हाँ ये शॉर्ट बता रही है। इसका मतलब इस डायोड को भी हमने निकालना है। निकालने के बाद कंफर्म होता है कि डायोड सही है या फिर ओके है। सर्किट बोर्ड पे किसी और कंपोनेंट की वजह से भी वो शॉर्टिंग बताता है। तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पर निकाल के अलग कर लूँगा, तब जाके हमें पता चल पाएगा। तो चलिए इसको भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है और यहाँ पर से एक लेग फ्री हो चुकी है और दूसरी लेग को भी हम यहाँ पर फ्री कर लेंगे। तो ये डायोड भी हमारी निकल चुकी है। अब इसे भी हम लोग टेस्ट करेंगे। ये डायोड हमारी ख़राब है, इसको रखो साइड पे। तो तीन डायोड हमारी ख़राब निकल चुकी हैं। अब एक डायोड तो हमारी ओके है, आपको मैंने बता दिया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक कैपेसिटर है जो मेन आपका 400 450 वोल्ट का होता है और 10 से आपका 45-46 माइक्रोफेरेड का वो कैपेसिटर हो सकता है, लेकिन होता वो 400 वोल्ट का ही है, क्योंकि मेन सर्किट पे लगा है। तो मेन सर्किट पे आपका 220 वोल्ट वाले में आपका 400 वोल्ट के आसपास का लगता है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के बाद डायोड की मतलब वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर कैपेसिटर पे प्लस माइनस में चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमारा कैपेसिटर ओके है। भाई कैपेसिटर तो ओके है, लेकिन अभी भी हमने कंफर्म नहीं किया कि कैपेसिटर ओके होने के बाद भी हमारा सर्किट चालू हो जाएगा। अभी हमने और भी चीज़ें चेक करनी है, जैसे कि ये हमने इस कैपेसिटर को चेक करना है, इस कैपेसिटर को चेक करना है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है। ऐसी को भी एक बार चेक करने का थोड़ा सा बेसिक्स आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर को चेक करते हैं। इसकी दोनों लेग पे हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। तो ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा, वैल्यू दे सकता है लेकिन बीप नहीं माना चाहिए कैपेसिटर पे। पीले कैपेसिटर को चेक करते हैं तो ठीक है, इसमें भी कोई भी बीप या फिर कोई भी ऐसी शॉर्टिंग हमें नहीं आ रही है। अभी यहाँ पर हमने चेक करना है इस डायोड को, इस कैपेसिटर को, इस रेजिस्टेंस को, बिल्कुल लाइन पे लगी है। इस रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए आपको बताया था ना 10 किलो ओम्स की है, तो यहाँ पर 20 पे रख लेंगे, क्योंकि 10 का है तो 20 से नीचे की इसमें वैल्यू आपका दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपकी ओके है, तो यहाँ पर दिखाएगा 10 अप्रॉक्स, बिल्कुल 10 के आसपास दिखा सकता है। बिल्कुल एक्यूरेट 10 नहीं दिखाता, कोई भी मल्टीमीटर मैंने देखा, इसमें 976 बता रहा है, तो इसका मतलब ये भी ओके है। अब इसके बाद में जो आपका क्या लगी हुई है, ये रेड रंग की जो है कैपेसिटर लगी हुई है, यानी कि आपका नैनोफेरेड 104 नंबर, उसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये भाई सॉरी कैपेसिटर को आप इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी यार कोई भी यहाँ पर बीप या फिर कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही, कुछ वैल्यू अदर कंपोनेंट्स की वजह यहाँ पर दिखा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक डायोड की, डायोड भी लगी है, तो डायोड में भी कोई ऐसी कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही, वैल्यू भी बिल्कुल ओके बता रहा है। तो डायोड कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ये भी ओके है। भाई सारे कंपोनेंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, है ही क्या प्राइमरी सेक्शन में। अब लास्ट में जो आईसी है, आईसी को भी आप बेसिक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आईसी की 8 लेग हैं,
4 एक तरफ और 4 एक तरफ, और 4 लेग एक साथ यहाँ पर अटैच्ड हैं आईसी की। और इसके साथ में सामने में चेक करेंगे, 1 मिनट, मल्टीमीटर भी दिखना चाहिए आपको, ये देखिएगा, इसमें चेक कीजिए भाई कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही इसमें, कोई भी, हाँ कुछ ना कुछ वैल्यू दिखा सकते हो, वो आईसी के अंदर के कंपोनेंट्स की वजह से होता है। अब यहाँ पर भाई आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, तो आईसी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट मिलके काम करते हैं, इसलिए वहाँ पर एक आईसी के अंदर ही इसलिए वहाँ पर आईसी ही लगा दी जाती है, ताकि ज़्यादा कंपोनेंट ना लगा के सिर्फ एक आईसी ही वहाँ पर लगा दी जाए। तो आईसी के भी बहुत बड़ा एक आविष्कार, बहुत बड़ा हमारे लिए है, ठीक है। अब यहाँ से इधर की शॉर्टिंग चेक करेंगे, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, इधर की करते हैं कोई भी शॉर्टिंग, इन दोनों लेग आपस में अटैच्ड हैं, ये चारों आपस में अटैच्ड हैं, इन दोनों में भी चेक कर लेते हैं, चलिए इन दोनों में भी चेक करते हैं, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, और साथ ही इसमें उसमें भी चेक करते हैं, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो आईसी में अभी भी कोई शॉर्टिंग हमें नहीं मिल रही है, इसका मतलब हमारा सिर्फ 3 डायोड हैं, उसके बाद हमारा लगता है कि सर्किट हमारा चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 डायोड कौन से लगाने, IN4007 नंबर के आप डायोड यहाँ पर लगा लीजिएगा। और डायोड को लगाने के बाद आप हमेशा एक काम ज़रूर कीजिएगा, या फिर सर्किट में कोई भी चीज़ कभी भी आप रिपेयर करते हैं तो एक इस कैपेसिटर को ज़रूर चेंज कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा वीक हो जाता है, ठीक है। कभी भी शॉर्टिंग या फिर कभी भी खराबी आती है तो कैपेसिटर थोड़ा सा वीक हो जाता है। फिर भी कैपेसिटर को एक बार हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। ये कितने माइक्रोफेरेड का है, ये है आपका 10 माइक्रोफेरेड का, तो 10 माइक्रोफेरेड का है, तो कैपेसिटर मोड पे इसको लेके आता हूँ मैं, तो तभी पता चल पाएगा। ये है आपका ये, अब इसको हम 20 पे सेट करते हैं, क्योंकि 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, तो 20 पे सेट करेंगे तो लगभग यहाँ पर बता देगा। तो वैसे कंपोनेंट्स के साथ साथ में हमें नहीं करना चाहिए, कैपेसिटर को हमेशा सर्किट बोर्ड से निकाल के या फिर किसी भी कंपोनेंट को आपको निकाल के चेक करना चाहिए। फिर भी यहाँ पर आपको बता ही रहा है 10-11 माइक्रोफेरेड ये बता रहा है, ठीक है, या 11.5 बता रहा है, थोड़ा बढ़ के ही बताता है। तो ये कैपेसिटर भी हमारा ओके है, यहाँ पर टोटल हमने चेक कर लिया है। और फाइनली इसमें 4 डायोड हमने लगानी है। अब यहाँ पर मेरे पास डायोड तो काफ़ी सारी पड़ी है, डायोड ही नहीं बल्कि सारे कंपोनेंट बहुत लिमिटेड स्टॉक पे हैं। तो आईसी वाईसी की भी बात करें तो जो इसमें आईसी लगती है ना, वो मैंने काफ़ी सारी मात्रा में परचेज़ करी हैं, 30-40 पीस हैं, और भी मंगा रखी हैं, उसकी भी अनबॉक्सिंग मैं कर दूंगा। अगर इसकी अनबॉक्सिंग आप देखना चाहते हैं तो मेरी दूसरी वीडियो में दिन में वो वीडियो अपलोड हुई है, उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी भी आईसी मैंने मंगाई हुई है, और साथ ही मैंने इस वाले सर्किट बोर्ड की भी आईसी परचेज़ करी है, जो ये आपका चाइनीज़ सर्किट बोर्ड आता है, इसकी आईसी फटी हुई है। इसको भी रिपेयरिंग का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसमें आईसी फटी है, उसका कैपेसिटर फटा है, पता नहीं क्या क्या इसमें शॉर्टिंग है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो इस पर वीडियो बना दूंगा, और सेकेंडरी सेक्शन का जब भी फॉल्ट आएगा उसकी भी वीडियो आपको मैं दे दूंगा। ये प्राइमरी सेक्शन का फॉल्ट तो क्लियर कर दिया है, सेकेंडरी सेक्शन का क्या है वही आपको मेथड फॉलो करना है, सारे कंपोनेंट्स आपने चेक करने हैं, जिसमें भी आपको थोड़ी सी गड़बड़ी लगती है किसी भी कंपोनेंट में, जो कंपोनेंट वहाँ एक्चुअल वैल्यू देना चाहिए वो नहीं दे रहा है, तो उस कंपोनेंट को निकाल के आप दूसरा कंपोनेंट लगा लीजिए। बाकी जो आपको वोल्टेज प्रॉब्लम हो रही है तो कैपेसिटर आप ज़रूर एक बार चेंज कर लीजिएगा, या फिर वीक सिग्नल भी आ रहे हैं तो आप कैपेसिटर को चेंज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, सेकेंडरी सेक्शन के। और ये जो मेन कैपेसिटर होता है ना, इसकी वीक पड़ने पर भी आपके वीक सिग्नल की समस्या इससे भी होती है, ठीक है, ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 4 डायोड है हमारे पास, ये वैल्यू क्या है एक बार देख लेते हैं, IN4007, ठीक है, ये बिल्कुल ओके है, यहाँ पर लिखा भी है। तो यहाँ पर 4 डायोड हमने वो भी डायोड हटा देनी है, ठीक है। जब भी आप डायोड चेंज करते हो तो चारों की 4 डायोड चेंज करनी है, ये नहीं कि आपने सिर्फ एक ही डायोड चेंज करी है, चारों की 4 अपने डायोड चेंज करनी है। अब यहाँ पर ऐसा होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है ना, सर्किट में अदर डायोड हम आपकी जो है 3 डायोड आपकी शॉर्ट है, तो चौथी डायोड जो है आपकी क्या है, चौथी डायोड आपकी हाफ शॉर्ट भी हो सकती है, तो इसलिए आप उस डायोड को निकाल के दूसरी ज़रूर डाल दीजिएगा। तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। चलिए मैं भी यही काम कर लेता हूँ, चौथी डायोड को यहाँ पर निकालूंगा, और इसको अलग करने के बाद मैं नई डायोड यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। उसके बाद देखेंगे कि सर्किट बोर्ड हमारा चालू होता है कि नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे फॉल्ट का सॉल्यूशन करना बताऊंगा, एक एज ए मैकेनिक नहीं, एज ए फ्रेंड बताऊंगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके लिए बहुत सारी जानकारी मैं आगे लेके आने वाला हूं। तो यहाँ पर जल्दी से मैं इसके होल यहाँ पर क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। इन होल्स को क्लीन करने के लिए नॉर्मली आप यहाँ पे पेस्ट लगा सकते हैं, इस तरीके से। पेस्ट लगाने के बाद आप यहाँ पर डीसोल्डर विक या फिर डीसोल्डर वैट जो कि तांबे की होती है उसका यूज भी कर सकते हैं, तो उससे भी आपका काम आसानी से बन जाएगा। देखिए
कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर आसानी से वो क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर सारे के सारे हमारे होल्स यहाँ पर क्लीन हो जाएंगे और डायोड को हम अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करना सिखाऊंगा और अच्छा वाला मैकेनिक बनाऊंगा। मैकेनिक ही नहीं, इंजीनियर बनाऊंगा, ठीक है। मैकेनिक कहना थोड़ा सा उटपटांग शब्द लगता है मुझे, इंजीनियर आपको बनाऊंगा। तो यहाँ पर फाइनली हमारे सारे इसमें ये होल्स क्लीन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने डायोड को फिक्स करनी है और यहाँ पर सोल्डरिंग कर देना है। डायोड को फिक्स करने का जो तरीका रहेगा बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर प्रिंट बने हुए हैं। डायोड में 2 पट्टी होती है, एक सिल्वर पट्टी होती है और एक आपकी ब्लैक पट्टी होती है। जिन्हें पता अच्छी बात है, जिन्हें पता तो उनके लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। सिल्वर पट्टी जो है आपकी इस पट्टी की ओर को आ जाएगी, जो ये वाइट पट्टी बनी हुई है ना, उस तरफ आपको सिल्वर की पट्टी आ जाएगी। तो उस तरीके से आपने डायोड को यहाँ पर लगाना है। ये नहीं कि आपने उल्टा लगाना है, ठीक है। उल्टा लगाएंगे तो आपका ब्लास्ट हो जाएगा सर्किट। डायोड ही नहीं बल्कि कोई और चीज़ भी इसमें ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से डायोड की आप पोजीशन देख के उसमें लगा लीजिएगा। तो 1 2 3 4 चारों डायोड में जल्दी से लगा लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 4 डायोड मैंने लगा ली हैं, इसकी पोजीशन मैंने देख के। अब यहाँ पर इनको हमने सोल्डरिंग करना है। देखिए यहाँ पर इस टाइप का कटर आता है, उससे आप यहाँ पर इसकी लेग को कट करके फिर सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से इसकी लेग को मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर मैं सोल्डरिंग कर लूँगा। उससे पहले आपको बताऊँगा, यहाँ पर पेस्ट ज़रूर अप्लाई कीजिए, आपकी सोल्डरिंग अच्छी और मजबूत होगी पेस्ट अप्लाई करने से। ये तो हमारा काम हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर लेंगे। तो ये हो चुका है, ये हो चुका है। और यहाँ पर एक इस तरीके से भी आप सोल्डरिंग कर सकते हैं और दूसरा तरीका बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसके अपोजिट साइड से मैंने डायोड पकड़ी हुई है, वरना गिर न जाए। तो ये तो आपने सोल्डरिंग कर ली है। और दूसरा तरीका ये भी है सोल्डरिंग करने का। मैं जो सोल्डरिंग करता हूँ बहुत ही यूनिक तरीके से करता हूँ, आपको बताता हूँ, ठीक है। आप लोग भी शायद ऐसे तरीके से करते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से रख लें, इस तरीके से रख लें, इस तरीके से और इस तरीके से। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हम सोल्डरिंग करते हैं। तो फाइनली ये काम हमारा डायोड लगाने का हो चुका है। अब इसे क्लीन कैसे करें? क्लीन करने के लिए आप नॉर्मली ब्रश में पेट्रोल या फिर क्लीनर लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये क्लीन हमारा हो चुका है। और ये जरूर चेक करना है एक दूसरे से कोई चीज़ अटैच तो नहीं है, ठीक है। कोई भी लेग एक दूसरे से अटैच होती है तो समझ लीजिए आपका कुछ ना कुछ खराबी होने वाली है। फाइनली इसको चेक कर लेना आपने, भाई कोई चीज़ में आपका गलत तो नहीं लगी है। ये सब चेक करने के बाद आप इसको टेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बार मैं फिर से इसकी जो लेग है उसमें शॉर्टिंग ज़रूर चेक करूँगा, ठीक है। शॉर्टिंग ज़रूर चेक करूँगा अभी शॉर्टिंग आ रही कि नहीं, जैसे कि हमारी पहले आ रही थी। यहाँ पर हमने शॉर्टिंग चेक करनी है। तो मल्टीमीटर को यहाँ पर मैं बजर के रेंज पे रख लिया, देख लीजिए। अब यहाँ पर सभी डायोड में हमने शॉर्टिंग चेक करनी है। 1 2 3 एंड 4 जो वैल्यू दिखाना चाहिए वो दिखा रहा है, ठीक है, बिल्कुल ओके है। क्यों ना आप इसको टेस्ट कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ लगाना हम भूल गए, हम फ्यूज़ लगाना भूल चुके हैं। अब फ्यूज़ कौन सा लगाएं? फ्यूज़ आप नॉर्मली या तो आप ग्लास टाइप फ्यूज़ लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें ऑलरेडी लगा हुआ था। वो नहीं आपके पास है तो आप इसमें इस तरीके से ये 10-20 ओम्स 30 ओम्स तक का रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं। ये फ्यूज ओम्स, ठीक है, खुरदुरा टाइप का होता है जो कि आपका LED बल्ब पे लगता है, उसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरीके से। तो चलिए मैं इसको जल्दी से यहाँ पर सोल्डरिंग कर देता हूँ फ्यूज वाली जगह पे। तो यहाँ पर इसे मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। अब आती है इसकी फाइनल टेस्टिंग की बारी। फाइनल टेस्टिंग वही सीरीज मेथड में करेंगे, तब जाके हमें कंफर्म हो पाएगा कि भाई ख़राब है या फिर सही है। ये रखते हैं हम सीरीज बल्ब को और यहाँ पर इसको पहले आपको चला के दिखाओ, ठीक है, ये ओके है ना। अब यहाँ पर इसको चला के मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये SMPS हमारा चल पड़ा। तो यहाँ पर फ्यूज देखिए, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको शॉर्टिंग नहीं आ रही। अगर हाफ शॉर्टिंग या फिर फुल शॉर्टिंग आती है तो ये बल्ब यहाँ पर हाफ शॉर्टिंग में आधा जलता है और फुल शॉर्टिंग में ऐसे पूरा जलता है। तो यहाँ पर चल पड़ा। अब आप कहेंगे भाई वोल्टेज चेक नहीं करवाई, वो भी करवाएंगे, बिल्कुल आपको वोल्टेज भी चेक करवाएंगे, इसकी आउटपुट वोल्टेज ज़रूर चेक करवाएंगे ताकि आप बिल्कुल कन्फर्म हो सकें। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है इसकी सेकेंडरी सेक्शन में आने वाली है और यहाँ पर और इसके IC से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसमें आने वाली है, वो भी आपको बताऊंगा। दूसरा सर्किट बोर्ड आपको मैंने बता दिया, बाकी जो है वही मेथड रहेगा बिल्कुल चेक करने का, जैसे कि मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अभी यहाँ पर इसको मैं जल्दी से इस तरीके से लगा देता हूँ। चलिए ये लग चुका है। अब इसकी वोल्टेज टेस्टिंग मैं करवा के आपको दिखा देता हूँ। ये ऑन हो चुका है। मल्टीमीटर को एक मिनट, मल्टीमीटर को सेट कर लूँ। मल्टीमीटर को हम रखेंगे कहाँ पर? DC आउटपुट क्या क्या है? मैक्सिमम 24 पे है, तो इसको हम रखते हैं मैक्सिमम 200 पे रखते हैं ताकि यहाँ पर 24 वोल्ट भी हमारी मेज़र हो सके। नेगेटिव को नेगेटिव पे रखते हैं। नेगेटिव हमारा यहाँ से दूसरी साइड का और वहाँ से दूसरी साइड का, जिसे हम GND यानी कि ग्राउंड भी कहते हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं हम 3.3 वोल्ट या फिर ये देखिए ओके है।
आ रही है ना, बिल्कुल ओके। हम नेक्स्ट हमारी ये ग्राउंड की है, अब ये 12 वोल्ट की होनी चाहिए, तो 14 वोल्ट भी दिखाता है, ठीक है, सॉरी 14 वोल्ट भी दिखाता है 12 के, क्योंकि लोड पे आने पे एक्यूरेट यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है, इसकी आप चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट हमारा 24 वोल्ट का, तो 22 वोल्ट इसमें दिखाता है। और उससे नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पर ये 5 वोल्ट का होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3.3 दिखा रहा है, तो इसमें आपका 3.3 के जो 2 बना के रखे हुए, जो इंडियन सप्लाई है आपकी, वहाँ पर फिक्स आपको 3.3 वोल्ट मिलती है। उसके लिए आपको यहाँ पर फिक्स के लिए जेनर डायोड यहाँ पर दिया रहता है, इसलिए आपको मिलती है, दोनों तरफ आपको 3.3 मिलेगी, 5 यहाँ पर नहीं मिलती है। अब आप कहेंगे कार्ड भी चला के दिखा दें, तो यहाँ आपको कार्ड भी मैं चला के दिखा देता हूँ। ये कार्ड शायद से ओके है, चलिए चेक करने पर ही पता चलेगा। यहाँ पर ये जो ग्रीन वायर टूटी है वो ग्राउंड की टूटी है। ग्राउंड यहाँ पर 2 वायर दी रहती हैं, कोई बात नहीं, आप एक ग्राउंड से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि वो भी उसी से अटैच्ड होती है। तो यहाँ पर, और इसको यहाँ पर इससे के साथ कनेक्ट कर लूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर उस जगह पे हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो फुल AC सेक्शन है आपका। तो यहाँ पर ये देखिएगा अटैच हो चुका है, यहाँ पर ये देखिए, वेट करते हैं, ये देखिए अभी इसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं है इस कार्ड में, इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे यार, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कार्ड सही है आपका, वो ठीक नहीं है, कार्ड ही चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कार्ड ही चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर में दिखा सकूँ। ये ले लीजिए, और यहाँ पर इसको मैं यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा, वेट करते हैं, ऑन हो गया, और वेट करिए, तो यहाँ पर ये 54वां आपका चैनल नंबर आ रहा है, ठीक है ये, और इसको चेंज करूँ, कौन सा है ये, ठीक है 51 और 50 48 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमारा ये ओके हो चुका है। अब आप बिल्कुल भी यार कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करें, और कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करें, पॉजिटिव कमेंट करें, उसका रिप्लाई भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो और ये तो आपका सप्लाई का प्रॉब्लम हो गया, बाकी आपको मैंने बता दिया। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं, वैसे कमेंट नहीं भी करेंगे तो आपको कल परसों तक वो वीडियोज मिल जाएंगी जो मैं बता रहा था, सेकेंडरी सेक्शन और IC सेक्शन का प्रॉब्लम। बाकी ये जो कार्ड है ना, इसका रिपेयरिंग का भी वीडियो बनाता हूँ। जब कार्ड डेड हो जाता है तो इसकी जो IC है, वो ये जो मेमोरी IC है, आपको वैसे ही बता देता हूँ, जब भी आपका कार्ड डेड हो, सब कुछ सप्लाई वगैरह सब ओके हो, तो डेड के जो कंडीशन आ रही है, यानी कि डेड आ रही है, ऑन लिखने के बाद थोड़ी देर में बंद हो जा रहा है, तो इस IC को चेंज कर लो। कौन सी? मेमोरी IC। कहाँ पर होती है? इस बड़ी IC के जस्ट दाहिनी तरफ को, यहाँ पर इस तरीके से जो सेम कार्ड होता है उसकी IC आप डाल दो। किसी और कार्ड में कोई और प्रॉब्लम है तो उसकी IC आप डाल सकते हैं, वो आपका कार्ड हमारा चालू हो जाएगा। और भी बहुत सारे कार्ड हैं मेरे पास रिपेयर के लिए आए हैं, उनको भी मैं बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक धूम मचा देना बिल्कुल। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।